हे गाइस, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धन। गाइस, आज हम कर रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर का ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्रैम करने के लिए भी बहुत कुछ है। सो गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो एक आम बच्चा इस चीज को नहीं पहचान पाता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो सेल्फ या सेल्फ्स में खत्म होते हैं, लेकिन ये वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, द मैन किल्ड हिमसेल्फ, यानी अगर मैं यहां पे लिख दूं रीमा, द मैन किल्ड रीमा, इसका मतलब रीमा ऑब्जेक्ट है, यानी आदमी ने रीमा को मार दिया। लेकिन अगर आदमी ने खुद को ही मार दिया तो हिमसेल्फ, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई इंसान खुद पर ही एक्शन कर रहा है, जब वो खुद ही ऑब्जेक्ट हो जाए, तो जब एक सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट बन जाए, उस वक्त हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये 9 होते हैं। तो कौन कौन से? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने कुछ सेंटेंसेस भी मैंने आपको करवाए थे ताकि आपको ये वीईएस और सेल्फ का डिफरेंस भी समझ आ जाए। ये हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वीईएस जिस वर्ड के साथ लगता है वो प्लूरल होता है। तो हम वैसे तो इसका बेसिक यूज हम सीख चुके हैं, यानी कैसे सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं आमतौर पर। लेकिन ग्रामर का सही जो रूप है, जो सही ग्रामर के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनसे डील करने वाले हैं। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो आप सबको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हु और व्हाट का जो आंसर होता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे द गर्ल ब्लेम्ड हिज बॉस, एक लड़की ने अपने बॉस के ऊपर ब्लेम लगाया। तो अगर मैं हुम से सवाल पूछूं तो यानी किस पर, हुम यानी किसको, किस पर आरोप लगाया, तो हिज बॉस आंसर आएगा। ऐसे ही राहुल वॉच्ड अ मूवी, तो व्हाट, अगर मैं व्हाट से सवाल पूछूं क्या क्या देखा राहुल ने, तो मूवी। सो ये हमें मालूम है। और इसी सेम तरीके से मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिया था कि द मैन किल्ड हिमसेल्फ, तो उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट कौन था? अगर मैं लिख दूं द मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ, यानी उस आदमी ने खुद पर ही ब्लेम कर दिया, यानी उसने कहा कि मतलब वही जिम्मेदार है। तो यहां पे ये हिमसेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट है। तो वही रूल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट ही होता है, पर केवल तब जब सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो, यानी जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। पोजीशन क्या होती है गाइस एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सेंटेंस में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी जगह हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद होती है। वर्ब से पहले कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो अलग अलग जगह है वैसे, क्योंकि वर्ब के बाद भी सेंटेंस में काफी जगह होती है। तो या तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव वर्ब हो सकता है, जैसा कि अभी हमने किया था, जैसे शी ब्लेम्ड हरसेल्फ। तो यहां पे ये जो हरसेल्फ है ये क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव वर्ब। यहां देखिए, आई गिव माई सेल्फ अ गिफ्ट एवरी बर्थडे, मैं हर बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट देता हूं। तो यहां पे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी मैं देता हूं खुद को। अगर वो कहे कि मैं देता हूं राम को, ठीक है ना, तो राम ऑब्जेक्ट होता, तो मैं देता हूं खुद को, तो यही ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, देखिए अगर मैं लिखूं आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, किस पर का आंसर आ गया? हुम का आंसर आ गया। तो
अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो आपको पता लग जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही आ रहा है अभी। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो ये तरीके हैं। अभी ये एक ही पैटर्न मैंने बताया है, पोजीशन अभी मैंने एक ही बताई है। देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, आपको मालूम होगा ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से सेंटेंस में आता है, एक जो सीधा वर्ब के बाद आता है और एक जो प्रेपोजिशन के बाद आता है। देखिए, आई गेव अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। अब यहां पे वर्ब के बाद अ गिफ्ट को ला दिया हमने, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, और ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये चीज आ रही, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसको? प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट लगता है उस पोजीशन पर भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जनरली प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव ही आता है, और हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन आप इसे एक्सेप्शन मान सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के ही रूप में आता है, तो उसे नहीं रोक सकते हैं। और आफ्टर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद भी इसे लगाया जा सकता है। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, ये जो तरीका है यहां पे ये जो है एक अलग तरीके से यूज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई गेव हिम अ गिफ्ट, आई गेव हिम अ गिफ्ट, तो इसके अंदर हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही यहां भी ये दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे हैं। आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, कीजिए इसका आंसर। टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने पूछा इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। अब कारण क्या है? देखिए, ये आर है, यानी ये वर्ब है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद में ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट के बाद आए या वर्ब के बाद आए, ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन हो, वर्ब से पहले तो नहीं आएगा। तो यहां ये वर्ब के पहले आ रहा, और वर्ब के पहले की जो जगह होती है वो होती है सब्जेक्ट की। वर्ब के पहले की जगह किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है। तो ये जो चीज है ये सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसे तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहां ये गलत है। अगर आप इसकी जगह आई लगा देंगे, माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी, ये तब जाके ठीक होगा। वी विल डेफिनेटली मीट आवर सेल्व्स, देखिए यहां पे ये वर्ब जरूर है, लेकिन अब ये लाइन लॉजिकली गलत है। हम जो है वो खुद से मिलेंगे, वी विल मीट आवर सेल्व्स। अब देखो, ये कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम हो जिसमें वो कोई भी हम अपने आप से मिलेंगे, तो वो तो बात अलग है। 99% की गलत है। आप यहां वी विल मीट हिम लिख सकते हैं, वी विल मीट देम लिख सकते हैं, कुछ भी और लिख सकते हैं, लेकिन ये यहां पे गलत है। हम ये नहीं लिख सकते। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो पहले अपने थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, पहले अपने एग्जांपल देखते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। देखिए, ओपन द बुक, बुक खोलो, गेट आउट, क्लोज द डोर, गेट बंद कर दो, ड्राइव केयरफुली, मतलब केयरफुली चलाओ, गो स्लो, धीरे चलो, डोंट स्मोक हियर, यहां स्मोक मत करो। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये जो भी हमने लिखे हैं, वो या तो V1 से स्टार्ट होते हैं या डोंट प्लस V1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेंटेंसेस V1 या डोंट से, मतलब डोंट प्लस V1 से स्टार्ट होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो
होने को तो और भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंपेरेटिव होते हैं, लेकिन अभी हम बस बता रहे हैं कि ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो है जिनकी स्टार्टिंग V1 या डोंट प्लस V1 से होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इन सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियरली गिवन नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि वो यू है। दिया नहीं होता लेकिन वो क्लियर होता है कि यू है। तो इन सेंटेंसेस में मेनली क्या बताया जा रहा होता है, इन सेंटेंसेस में मेनली क्या किया जा रहा होता है, एक कमांड दी जा रही होती है, एक ऑर्डर दिया जा सकता है, एक इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक ऑफर हो सकता है, या मनाही, फॉरबिडेंस यानी मनाही, एक मनाही हो सकती है किसी काम को करने की। सो बेसिकली ये लोग, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, ये बताते हैं कि लोग क्या करें या क्या ना करें। तो इंपेरेटिव सेंटेंस से मेरा मीनिंग अभी आपको जिस पॉइंट पर हाईलाइट करने का है वो ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता लेकिन पता होता है कि वो यू ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात हम जनरली या तो सामने वाले को बोलते हैं या ये चीजें सड़क पर लिखी होती है, जब कोई चला रहा होता है तो उसके लिए होती है कि ड्राइव केयरफुली, गो स्लो, टेक लेफ्ट, टेक राइट। तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रस्ट मी, यानी मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी या लीव मी अलोन, ऐसा बोलते हैं लोग, लीव मी अलोन, बहुत डायलॉग सुना होगा आपने। सो जब कोई ऐसा बोलता है कि लीव मी अलोन, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा कहना कि ट्रस्ट मी या लीव मी अलोन बिल्कुल सही है। तो अल्टीमेटली वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, यू ट्रस्ट मी, क्योंकि यू बोला नहीं है लेकिन है तो सही। लीव मी अलोन कहने का मतलब क्या है, यू लीव मी। अच्छा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट हिम भी कह सकता हूं। अगर मैं ट्रस्ट मी कह सकता हूं तो मैं ट्रस्ट हिम कह सकता हूं, उस पर विश्वास करो। ट्रस्ट देम, उन पर विश्वास करो। या लीव मी अलोन कह सकते हैं तो लीव हिम अलोन, इसको अकेला छोड़ दो। लीव देम, इन्हें छोड़ दो। अब कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब कुछ तो कह सकता हूं, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं ट्रस्ट यू या लीव यू अलोन? नहीं कह सकता, क्योंकि दरअसल ऐसा कहने का मतलब क्या होगा, यू ट्रस्ट यू, क्योंकि यू तो था ही ना यहां पे, यू ट्रस्ट यू या यू लीव यू अलोन, और ऐसा कहना गलत है। सो क्या हम यहां कहना चाह रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यू पर खत्म नहीं करना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यू पर खत्म नहीं करना। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, क्योंकि फिर वहां पे वो चीज रिफ्लेक्सिव भी नहीं बनेगी, सब गलत हो जाएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन्हें आराम से टाइम दीजिए और देखिए इनमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। ठीक है, और टेक योर टाइम, रोक सकते हो वीडियो को, और मैं बढ़ता हूं आगे। सो गाइस, इन क्वेश्चन का, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर देने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपने जस्ट बाद या तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। मतलब उनको अपने जस्ट बाद कुछ ना कुछ चाहिए, या ऑब्जेक्ट चाहिए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो क्या वो बहुत सारी वर्ब्स हैं, वो मैंने इनको ग्रुप में बनाया है। तो ग्रुप 1 की अगर अपनी बात करें तो एब्सेंट, एंजॉय, अडेप्ट, एकस्टम, एडजस्ट, ये वो वर्ब्स हैं जिनको अपने जस्ट बाद या तो ऑब्जेक्ट चाहिए या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं वर्ब्स की, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, देखो, अगर मैंने आपको बोला कि इंजॉय, मैंने आपको बोला कि इंजॉय ऐसी वर्ब है, आप याद रख लो, तो अगर कहीं इंजॉयड लिखा होगा तो रूल तो तब भी अप्लाई होएगा, चाहे वो V2 लिखा हो, V3 लिखा हो, रूल तो अप्लाई होगा ना। अगर अडेप्ट V1 है तो अगर अडेप्टेड लिखा होगा तो रूल तो तब भी अप्लाई होगा, क्योंकि V2 और V3 पर भी रूल अप्लाई होगा। अब कहने की बात यह है कि आपको पता है कि बहुत सारी V3 ऐसी हैं, मतलब बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी V3 जो होती है वो एक एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल तभी अप्लाई होगा अगर इस तरह का शब्द जैसे अडेप्टेड लिखा है, ये अगर वर्ब है तो ही रूल अप्लाई होगा। अगर ये अडेप्टेड शब्द एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो ये रूल अप्लाई, यानी तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी नहीं होगा। ऐसे ही एकस्टम्ड है, क्योंकि मतलब इसका क्या है, ढालना,
ये वर्ब का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी कर सकता है। ऐसे ही एडजस्टेड भी है, ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एब्सेंट, ये तो वर्ड ही ऐसा है। अगर ये वर्ब है तो एब्सेंट का भी एब्सेंटेड होता है। अगर आप एब्सेंटेड कर देंगे तो यही V2 है, यही V3 है। लेकिन बस ध्यान इतना ही रखना है कि ये जो रूल है ये तभी अप्लाई होगा जब ये वर्ब की फॉर्म में है। अगर ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब अपने चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और आप भी आगे बढ़ने से पहले चाहो तो दोबारा से अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले। सो गाइज, ये वो सेंटेंसेस है जो इनकरेक्ट हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो इनकरेक्ट हैं। अब देखिए, यू शुड, देखो शुड क्या है, एक मोडाल है, और मोडाल के बीच में अगर एडवर्ब आ भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो एडवर्ब होती है वो कभी किसी फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करती। एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये कभी किसी फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करते। तो देखा जाए तो मोडाल को अपने बाद एक V1 चाहिए, और एब्सेंट यहां पर V1 है। यू शुड नेवर एब्सेंट अगेन, अगर यहां पे एब्सेंट एक V1 है यानी एक वर्ब है, तो यहां पे हमें एक योर सेल्फ देना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा, सही। अब देखिए, यू शुड नेवर गेट, शुड के बाद जो V1 आना था वो हमें मिल गया, और अब यहां पे ये जो एब्सेंट है ना, ये एक एडजेक्टिव है। कहते हैं ना प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर, वो आज प्रेजेंट है, वो आज एब्सेंट है, तो यहां पे एक एडजेक्टिव है। दे इंजॉयड द फ्रेशर्स पार्टी, इंजॉय एक वर्ब है, और यहां पे फ्रेशर्स पार्टी जो है ये व्हाट का आंसर है। क्या ये व्हाट का आंसर है? बिल्कुल है। तो इस वर्ब को अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये व्हाट का आंसर है, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हमारे मतलब क्या एंजॉय किया, तो व्हाट का आंसर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि एंजॉय को अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट चाहिए या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दे इंजॉयड इन द फ्रेशर पार्टी, ये जो अभी जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वेयर का आंसर है। मतलब उन्होंने कहां इंजॉय किया, कहां इंजॉय किया, उन्होंने फ्रेशर्स पार्टी में इंजॉय किया, उन्होंने फ्रेशर पार्टी को इंजॉय नहीं किया, उन्होंने फ्रेशर पार्टी में काफी इंजॉय किया। ये वेयर का आंसर है, ये ना तो व्हाट का आंसर है ना हुम का आंसर है, इसीलिए ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहां पर एक themselves लिखना पड़ेगा, यहां हमें themselves लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बार बार बता चुके हैं, तभी आता है जब सब्जेक्ट भी वही हो, ऑब्जेक्ट भी वही हो, तो ये चीज हमेशा आएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द फ्रेशर पार्टी, ऐसा करोगे तो ही सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। कैमल्स अडॉप्ट टू द हॉट क्लाइमेट इजीली, अब अडेप्ट जो वर्ड है, इसके बाद यहां पे ये जो चीज है, ये एक वर्ब ही है। क्लाइमेट अडेप्ट टू द हॉट क्लाइमेट इजीली, तो ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, और क्योंकि ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पे हमें इनके साथ फिर से themselves लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैमल्स को अगर अपने प्रोनाउन का कोई रूप दे तो अब ये दे आएगा, क्योंकि प्लूरल है, कैमल्स है। कैमल्स गेट अडेप्टेड, कैमल्स गेट अडेप्टेड, यहां पे ये जो अडेप्टेड है ये एक एडजेक्टिव जैसा है, यहां पे ये चीज जो है वो वर्ब जैसी नहीं है। कैमल्स गेट अडेप्टेड टू द हॉट क्लाइमेट इजीली। टर्टल्स एक्कस्टम टू बोथ लैंड एंड वाटर, यानी वो ढाल लेते हैं। तो ये जो चीज है, ये लैंड एंड वाटर, ये यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे ये चीज तो वर्ब पक्का है, और अगर ये वर्ब है और यहां पे पीछे ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है, तो यहां अपने को themselves फिर देखना पड़ेगा।
टर्टल accustomed themselves to both land and water. फिर टर्टल्स गेट accustomed, यहां पर ये चीज एडजेक्टिव है। गेट के बाद जब V3 लगा हो तो वो एक एडजेक्टिव जैसा काम करता है, ठीक है ना, ये चीज आप याद रख सकते हो। ओके, सो गाइज आई होप ये बात आपको समझ आई हो, तो आप जो है आराम से इस चीज को दोबारा भी देख सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे समझने के साथ साथ अब आपको कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी, क्रैम भी करनी पड़ेंगी। तो समझ तो जरूरी है ही। अगर आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, फिर तो वैसी गड़बड़ है। तो अगर उसके लिए फिर अपने शुरू वाले जो सेशंस है बेसिक वाले, वो आप फिर से देख सकते हैं, जहां मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। ओके, अब हम बात करें ग्रुप 2 की। अब कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनका भी वही सेम हाल है, यानी उनको अपने जस्ट बाद या तो ऑब्जेक्ट चाहिए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये और कैटेगरी है, देखिए, अवेल यानी लाभ उठाना, अम्यूज मनोरंजन करना, एवेंज बदला लेना, एक्सर्ट काफी मेहनत करना, झोंक देना या किसी पर दबाव बनाना, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, प्राइड। तो ये बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं जिन पे ये सेम कंडीशन लागू होती है। तो एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्फ, यानी स्टूडेंट्स अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आई प्राइड माई सेल्फ, यानी मुझे खुद पर गर्व है। ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर, यानी मैं बहुत ही स्मूथली प्रेशर में भी काम कर सकता हूं। ओके, देखिए, अब मैं आपको फिर बता दूं वही बात, प्राइड जो है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। तो ये रूल तभी अप्लाई होएगा जब वर्ब, अगर प्राइड वर्ब के रूप में है तो। ऐसे ही अम्यूज्ड वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, सेटिस्फाइड वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और इंट्रोड्यूस्ड भी वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये बात अब आप ध्यान में रख लो कि हमें वो जो रूल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो तभी लगाना है जब ये वाली वर्ड्स, ये वाली वर्ब्स आपको वर्ब रूप में ही दिखें और किसी रूप में ना दिखें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप टाइम लीजिए और ढूंढिए करेक्ट सेंटेंसेस को। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आई हैव टू मूव अहेड। सो गाइज, इनका आंसर देने से पहले अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको। देखिए, अप्लाई का एक मीनिंग आवेदन करना भी हो सकता है, और जब इसका मीनिंग आवेदन करना होता है तो ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं है। यानी आप ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर अप्लाई का मीनिंग समर्पित होना है, झोंक देना है, तब ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। एक्विट का अगर मीनिंग बरी करना है तो ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर एक्विट का मर्यादा में रहना है, खुद को कंट्रोल करना और मर्यादा में रहना है, तब ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ऐसे ही रिजाइन का अगर तो सिंपल जॉब छोड़ना है, कोई पद छोड़ना है, कोई इस्तीफा देना जैसा है, तो यहां पे उसका आना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर रिजाइन का इस तरह का वर्ड है, गिव अप है, क्विट है, सरेंडर है, रिकनसाइल है, सबमिट है, यानी घुटने टेक देना, बेमन से कुछ स्वीकार करना, मन नहीं है फिर भी अब मानना पड़ेगा क्योंकि आपने घुटने टेक दिए, उस वक्त ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। सो गाइस, यहां मैंने अब इसका आंसर भी दे दिया और मैंने आपको यहां ये भी बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग था सेंटेंस में इसका और क्या ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी था या नहीं था। देखिए, दे अप्लाइड फॉर अ जॉब, यहां अप्लाइड का मीनिंग क्या था, आवेदन करना, और ऑब्जेक्ट एनसी का है नॉन कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। यहां पे ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं था, इसी वजह से सही है क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है। दे अप्लाइड टू देयर जॉब, दे अप्लाइड टू देयर जॉब। अब यहां इसका कहने का ये है कि दे अप्लाइड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को झोंक दिया अपनी जॉब में। तो यहां पे अगर देमसेल्व्स लगता तो ही ठीक होता, क्योंकि यहां झोंकने वाला मीनिंग आ रहा है, कोई जॉब के लिए अप्लाई करने वाला मीनिंग नहीं आ रहा, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, कंपलसरी है। द जज एक्विटेड
अब ये हिम था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने इसे ब्रैकेट में रखा है क्योंकि यहाँ पे इसका आना ना आना मतलब कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्विट का मतलब है क्या, बरी करना। तो यहाँ पे अगर ये आता तो भी ठीक था, नहीं आया तो भी ठीक ही है ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं है। द न्यू एम्प्लॉय एक्विटेड इन द ऑफिस, यहां कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे कोई बरी करने वाली बात तो हो नहीं, दिख ही रहा है अपने को। यहाँ पे ये है कि जो नया एम्प्लॉय था उसने अपने आप को काफी कंट्रोल किया, मर्यादा में रखा ऑफिस के अंदर, क्योंकि नया नया था ना अभी। तो इस वजह से यहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। द मैन रिजाइन्ड फ्रॉम अ जॉब, यानी मैन ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, तो इस्तीफा में कोई भी यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। द मैन रिजाइन टू हिज फेट, यानी आदमी ने अपने नसीब के सामने घुटने टेक दिए। तो रिजाइंड, सबमिटेड, रिकनसाइल, ये सारे के सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर अपने को द मैन रिजाइंड, यानी यहां पे अपने को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, और यहां पे द मैन के हिसाब से अपने को हिमसेल्फ ही चाहिए। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन वर्ड्स को भी याद रखा जा सकता है, इसकी भी एक स्टोरी है जो आपको YouTube पे मिल जाएगी। आपको बस लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गौरव धवन, बस इतना ही लिख देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गौरव धवन, और स्टोरी मिल जाएगी आपको इसकी। सरदार जी है मेरा स्टूडेंट, एक उसने स्टोरी बनाई थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी उसकी। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए जरा। मैं बढ़ रहा हूं आगे, आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। देखिए, हमने पूछा था करेक्ट सेंटेंस, तो सिर्फ यही करेक्ट सेंटेंस है। देखिए, आई सेटिस्फाइड मी, मैंने सेटिस्फाई किया अपने आप को बिफोर परचेजिंग दिस कॉस्टली बाइक। अगर सब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट यही है, तो यहां पे क्या आना चाहिए था, माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट वही हो, ऑब्जेक्ट वही हो। अब ये नहीं कि आपने इतना सोचा भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो मी तो ऑब्जेक्ट है, इतना तो सोचो। अगर सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, तो फिर अपने को क्या चाहिए, अपने को रिफ्लेक्सिव चाहिए। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब अवेल को अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव चाहिए, इस मीनिंग में चाहिए, यहां पे एक रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो अवेल के बाद यहां पे योर सेल्फ लगाना पड़ेगा। आपको यहां पे योर सेल्फ लगाना पड़ेगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। शी इंट्रोड्यूस्ड मी, तो ठीक है, इंट्रोड्यूस एक वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां पे वो हर लिख देती, मतलब अब हर में भी एक वो है कि हर का मतलब कोई और लड़की तो नहीं है, और अगर वो खुद है, तो फिर उसको हर सेल्फ ही लिखना पड़ता। तो अभी हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल सही है। शी इंट्रोड्यूस्ड मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया पार्टी में, पार्टी मेंबर्स के साथ, तो बिल्कुल सही है। ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं, बस आप इन्हें याद रख लीजिए, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली बात इनके साथ याद रख लीजिए। और जो मैंने आपको बात बताई है कि वर्ब के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वर्ब, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर आपको ऐसी कोई गुंजाइश लग रही है रिफ्लेक्सिव आने की, अवेल के बाद तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अवेल, अडेप्ट और एक्स्टर्म, अप्लाई, बस इनके बाद तो लगभग 99% आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलते हैं आगे। तो एग्जांपल देखिए, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, क्योंकि यहां पे कोई बरी करने वाली बात नहीं हो रही है, तो बरी करने वाली बात नहीं हो रही है, और इस चीज को एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देमसेल्व्स ज़्यादा बिल्कुल सही है। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी,
मतलब तुम्हें अवेल करना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी तुम्हें अवेल करनी चाहिए, खुद के लिए ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें, मतलब ये चीज अवेल करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए या खुद को उपलब्ध करानी चाहिए। शी हैज रिकंसाइल्ड यानी घुटने टेक दिए उसने, शी हैज यानी उसने आपको मना लिया, उसने खुद को राजी कर लिया, ठीक है ना, टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, ढाल लिया के मतलब घुटने टेक दिए खुद के ही। शी हैज अपने आप से समझौता कर लिया, ऐसा भी कह सकते हैं, उसने खुद से समझौता कर लिया, ठीक है ना। रिकंसाइल का एक मतलब समझौता करना होता है बिना मन से, आप ऐसा भी कह सकते हो, समझौता करना बिना मन से। तो समझौता किया किससे? खुद से किया है। The students exert themselves a lot at the time, ये हमने पढ़ लिया। You will have to apply yourself to this task wholeheartedly, यानी तुम्हें खुद को झोंकना पड़ेगा इस काम में पूरे दिल से। I pride myself, ये हमने कर लिया था। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो देखने में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका काम क्या है? ये सेंटेंस में आकर किसी और नाउन या प्रोनाउन के ऊपर थोड़ा जोर देते हैं, थोड़ा जोर देने का काम करते। देखिए, द क्वीन हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी, मतलब क्वीन, मगर मान लो मैंने किसी क्वीन को मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैंने उसका इनविटेशन दिया, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि क्वीन खुद आ जाएंगी, लेकिन मतलब आमतौर पर क्वीन जो है वो किसी ना किसी को भेजती है, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देती है। तो मान लो मुझे ऐसा लगा, फंक्शन हो गया कि क्वीन ने किसी को भेजा ही नहीं, और मैंने जब इस बात को कहा कि मतलब क्वीन ने तो किसी को भेजा ही नहीं, तो उनके जो लोग हैं वो कह रहे क्वीन खुद आई थी, भेजना क्या था, वो तो खुद आई थी, यानी क्वीन खुद, यानी ये जो हरसेल्फ है ये पूरा जोर इस बात पे दे रहा है कि वो खुद आई थी। और इसकी पोजीशन भी क्या है? अटेंडेड वर्ब है, तो ये वर्ब से पहले। तो अगर आपको ये चीज वर्ब से पहले दिखाई दे और मीनिंग भी इसका वही बन रहा हो जो बनना चाहिए, तब ये चीज एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाती है। तो पोजीशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? बिफोर वर्ब है, जैसे हमने देख लिया, आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, यानी आपने कपड़े धोए और किसी को विश्वास नहीं हो रहा, तूने धो लिए, अरे मैंने खुद ने धोए थे, तो आप बहुत ज्यादा जोर लगाना चाह रहे हो, मैंने, खुद ने, तो यहां माई सेल्फ आ रहा है और वर्ब से पहले आ रहा है, तो यही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो आपको याद होगा ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। तो ये गलती से मैंने बिफोर लिख दिया है, यहां पे हमें लिखना है आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या है? वर्ब के बाद आता है। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, जैसा कि अब आपने बहुत सारे ही किल्ड हिमसेल्फ, बहुत सारे हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो यहां पे ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो बाद आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, और अगर पहले आ रहा है, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो चीज क्या है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालने के लिए, जोर देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, द मैन कट हिमसेल्फ, अगर आप सिर्फ इस बात पे सोचेंगे भी ठीक है मैन है और ऑब्जेक्ट भी खुद है तो सही है, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता, द मैन कट हिमसेल्फ, तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, ये इंसान ने खुद को काट दिया। लेकिन आगे आ रहा है द ट्री डाउन, और कहने का मतलब यही हो रहा है कि एक इंसान ने खुद ने पेड़ को नीचे गिरा दिया। तो यहां पे ये कट वर्ब है, और वर्ब के बाद इस तरीके से इस चीज का आना जच नहीं रहा। तो जैसे हम इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या होगा? द मैन हिमसेल्फ, आदमी ने खुद ने कट करके ट्री को नीचे गिरा दिया, ठीक है ना। तो अब आपको आइडिया लग रहा है कि कितना फर्क आ रहा है। अगर ये कट यहां लगा है तो ये रिफ्लेक्सिव जैसा काम करेगा और वहां ये फिट नहीं आना। अगर ये कट वर्ब से पहले आ गए तो अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा, जहां ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर आपको कभी डाउट हो तो चेक करने का एक ही तरीका है, हमें पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तभी लगाते हैं जब वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो अगर वो व्हाट या हुम का आंसर है, यानी वो ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर वो व्हाट या हुम का आंसर नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहां भी आप चेक करके देख लीजिए, जो सही सेंटेंस है वो यहां पे क्या है? द मैन हिमसेल्फ कट द ट्री, यहां पे द ट्री है वो है दरअसल ऑब्जेक्ट। तो
हमें आइडिया हो रहा है कि उसने खुद को नहीं काटा, उसने पेड़ को काटा है। तो पीछे बढ़ते आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी आता होगा, फिर भी बताना तो सबको है, तो आप आंसर दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। इसका सही आंसर ये है, क्यों है अभी हम बताएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आप आंसर देखिए, इसका दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये है इसका सही आंसर। अब ये क्यों है, इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। ये दो पे बहुत ध्यान देना आपने, क्योंकि बात सिर्फ दो की है, ना तीन में से एक, ना चार में से एक, सिर्फ दो में से एक। और वन ऑफ का मतलब होता है जब बात दो से ज्यादा हो जाए, चाहे फिर वो तीन हो, चार हो, तो दो से ज्यादा में से एक। हम बात कर किसकी रहे हैं, एक की कर रहे हैं। ये दो में से एक की, ये दो से ज्यादा में से एक। अब वन ऑफ दीज थ्री पेन्स इज रेड। हम कह रहे हैं कि इन तीन में से एक पेन रेड है। अब क्योंकि बात हम तीन की कर रहे हैं, तो दो तक जो एरिया है, जो दो तक इलाका है, अपने कहते हैं ना दो तक इलाका कह दो, दो तक रेंज कह दो, वो तो नहीं, वो तो आइदर की है। ठीक है, अब दो से ऊपर काम बन गया, दो से ऊपर होते ही ये काम वन तक, वन पे चला जाता है, तो वन ऑफ पे चला जाता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है। लेकिन वन ऑफ दीज टू, अगर ये चीज टू पे है तो फिर ये वन नहीं हो पाएगा। अगर ये टू पे, अगर यहां पे ये टू है, तो अगर आप यहां आइदर करोगे तो ही ठीक होगा। आइदर ऑफ दीज टू, तो ये टू पे होते ही सही हो गया। आइदर ऑफ देम इज मैड। अब देम से पता नहीं लग रहा कि दो है या दो से ज्यादा है, तो दो हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता अभी दो है या चार है, तो दो हो तो सकते हैं। ठीक है, तो सही कर दिया। तो आइदर और वन ऑफ वाली कहानी आपको समझ आ गई होगी कि बात एक की हो रही है, लेकिन आइदर का मतलब दो में से एक की, और वन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से एक की। ओके, नेक्स्ट देखिए। नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, कोई भी नहीं। और नन का मतलब दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो दो से ज्यादा में से, तो नाइदर की रेंज इसका मतलब दो तक ही है। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। अगर मैं यहां पे थ्री कर देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। यहां पे थ्री करते या फोर करते, हमें किधर जाना पड़ेगा, नन पे। नन ऑफ हिज फोर सन्स, फोर है तो नन ही आएगा। अगर यहां पे टू होता तो हमें फिर यहां पे भी नीदर करना पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बुक्स के अंदर भी बहुत इजी से, मतलब बहुत सिंपल तरीके से ही समझाया होता है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और बढ़ते हैं हम आगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, टेक योर टाइम। ये वही चीजें जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक आधी चीज नहीं भी है, ताकि साथ साथ कुछ नया भी आ जाए। तो टेक योर टाइम, मैं बढ़ रहा हूं आगे। सिर्फ मैंने आपसे पूछा था करेक्ट कौन सा है, तो यही एक सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि एक्सर्ट की बात हो रही है, झोंकने की बात हो रही है खुद को, तो ये themselves लगा वो बिल्कुल ओके। अब ये दोनों गलत कैसे हैं, क्योंकि यहां पे फिर वही बात आ गई कि he has reconciled to the demands of his wife, यानी एक आदमी ने समझौता कर लिया है खुद से, तो यहां पे हिमसेल्फ आना चाहिए था कि एक आदमी ने घुटने टेक दिए अपनी वाइफ के आगे, इसका मतलब डिमांड्स के आगे ना, he has खुद को झुका दिया है, he has reconciled himself, उसने खुद को समझा लिया है। He bathed himself, यानी बेथ का मतलब नहाना होता है, तो यहां पे जो हिमसेल्फ लगाएंगे नहीं आना चाहिए। तो यहां से हमें एक नया रूल मिल रहा है कि जैसे हमने कहा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद लगभग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना तब तय होता है अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो।
तो यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो आता ही है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, यानी अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा काम। ठीक है ना, अभी अपने पढ़ेंगे उसको। तो पहले एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो आप इन क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व करने की कोशिश, बताइए क्या ऐसे आंसर। मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए गाइस, मैंने पूछा था इनकरेक्ट, तो सिर्फ यही एक सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है। यहां पर इंजॉय एक वर्ब है, और यहां इंजॉय के बाद जो है, मतलब इंजॉय तो वर्ब ही है, वर्ब ही रहता है, और यहां पे इसके बाद ड्यूरिंग द वेकेशन जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये व्हेन का आंसर है कि कब इंजॉय किया। ये ना तो व्हाट का आंसर है ना हुम का आंसर है, कब इंजॉय किया, ड्यूरिंग द वेकेशन। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो दे इंजॉयड, यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, देमसेल्व्स, यहां पर भी देमसेल्व्स। दे इंजॉयड द पार्टी, द पार्टी किसका है, व्हाट का आंसर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे देमसेल्व्स तो आ गया ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो देमसेल्व्स आ गया। दे इंजॉयड देमसेल्व्स अ लॉट इन द पार्टी, तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अभी। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस मींस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सीरियसली करना इसको। मैं बढ़ रहा हूं आगे। सो गाइस, ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्ट। पहले इसको देख लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इंजॉयड, अगर मैं यहां पे मैगी लिख दूं, ऑल द स्टूडेंट्स इंजॉयड मैगी, या इंजॉयड द मूवी अगर मैं ऐसा लिख दूं, या भाई द पार्टी लिख दूं, यानी क्या इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया। तो ये द पार्टी, द मूवी, या मैगी, या ये जो पूरी चीज है, ये सारे के सारे, इवन ये भी, ये सब क्या है, व्हाट का जवाब है। और ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इंजॉय को दरअसल अपने बाद क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये सही है। लेकिन यहां गलती क्या हो गई, इंजॉयड व्हेन दे रीच द पिकनिक स्पॉट, यानी ये किसका आंसर है, ये व्हेन का आंसर है, ये ना व्हाट का आंसर है ना हुम का आंसर है। यानी ये जो आपको फ्रेज दिखाई दे रहा है या ये क्लॉज दिखाई दे रहा है, ये व्हाट का आंसर नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और इंजॉय को अपने बाद ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स इंजॉयड, अगर यहां पे मैं फिर देमसेल्व्स लिख दूं तो ये सही हो जाएगा, बस यहां पे देमसेल्व्स लिखते ही सही हो जाएगा। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। तो यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था। द टीचर विल टीच व्हाट यू नीड, द टीचर विल टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स भी ऑब्जेक्ट है और व्हाट यू नीड भी ऑब्जेक्ट है, यानी ये दोनों व्हाट के जवाब हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो चीज है, ये आपको अंडरस्टैंड खुद समझ आनी चाहिए कि ये कैसे ये चीजें ऑब्जेक्ट बनती हैं नहीं बनती। तो एक
जो फ्रेज है या जो क्लॉज है वो भी एडजेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनता है। द टीचर विल टीच व्हेन यू नीड, मतलब टीचर तुम्हें तब पढ़ाएगा जब तुम्हें जरूरत होगी, या टीचर विल टीच टुमारो। तो ये टुमारो और व्हेन यू नीड ये चीजें क्या है, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रही है। ये व्हेन का जवाब है, ठीक है ना, ये व्हेन का जवाब है। द टीचर हुम यू नो, यानी वो टीचर जिसे तुम जानते हो वो तुम्हें कल पढ़ाएगा। अब ये जो चीज है द टीचर हुम यू नो, ये एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा ये जो टुकड़ा है ये किसका जवाब, ये किसको किसकी विशेषता बता रहा है, ये टीचर की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा टीचर, विच टीचर, विच टीचर यानी जिसे तुम जानते हो, तो ये इसकी थोड़ी विशेषता बता रहा है। तो ये चीज एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके जी, टेक योर टाइम, मैं बढ़ रहा हूं आगे। ओके जी, ये है इसका आंसर। इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसी वर्ब्स हैं, ये दोनों की दोनों ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव आ ही नहीं सकता, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी वर्ब्स का भी जिनको अपने बाद रिफ्लेक्सिव चाहिए, कुछ ऐसी वर्ब्स का भी जिनको अपने बाद रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। लगा दिया तो गलत है। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वाला वीडियो, आज वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और आप इस कोर्स को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इसे सीखें। और गाइस, फिर से ये चीजें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा है। यानी अगर आपने किसी टॉपिक को एक बार कर लिया है तो उसके क्वेश्चन कई बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, उसका नंबर याद हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इस नंबर पे। तो जिस दिन आपकी प्रैक्टिस का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा ना, बस समझ लो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।